हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स वीडियो वंस अगेन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम जो नया चैप्टर है माइक्रोइकोनॉमिक्स का प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कुछ टॉपिक्स और देखेंगे कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसके कितने टाइप्स हैं और कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हम जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके अगर आपने लिंक आपको नहीं मिले हैं या उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उन सभी के लिंक उनकी प्लेलिस्ट के लिंक में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप उन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस से रिलेटेड इलास्टिसिटी। अब ये टॉपिक क्या है वो तो बात की बात है, ये टॉपिक काम किस लिए आता है, क्यों बना है, इकोनॉमिक्स ने ये टॉपिक इजाद ही क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या रहा है। उसमें सबसे पहले मेन कारण यही है कि मार्केट में कंज्यूमर किसी कमोडिटी की प्राइस के अकॉर्डिंग कितना रिएक्शन शो कर रहा है या इनकम के अकॉर्डिंग कितना रिएक्शन वो इफेक्ट कर रहा है या कितना रिएक्शन वो बता रहा है। इसको मेजर करने के लिए इकोनॉमिक्स ने एक मेजरमेंट यहाँ पर निकाल दिया है। जैसे कि हम लेंथ को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में हम मेजर करते हैं। अगर वो वजन में है तो वेट में है तो उसको हम किलोग्राम में हम फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर है, मिलीलीटर है, उसमें उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, वो कितना आ रहा है उसको एक शॉर्ट में जानने के लिए, जैसे कि दो कमोडिटीज हैं, दो कमोडिटीज जैसे कि एक तो मार्कर हो गया और दूसरा डस्टर लेते हैं, तो इन दोनों की प्राइस अगर 10% चेंज हो रही है तो कौन सी कमोडिटी में रिएक्शन ज्यादा आ रहा है उसके लिए शॉर्ट मेजरमेंट बनाना जरूरी है, ताकि उसको देखते हुए पता चल जाए कि हाँ डस्टर की डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, मार्कर की डिमांड में चेंज कम आ रहा है। तो वो मेजरमेंट कहलाता है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं उसे हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड पता है आपको? इलास्टिक मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी, प्राइस या इसके अलावा जो भी डिमांड के फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्राइस हो गई, इनकम हो गई, प्राइस रिलेटेड गुड्स हैं, ये सभी कैसे किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनका एक शॉर्ट मेजरमेंट जो रेस्पॉन्सिवनेस है, जो मेजर है, वो यहाँ पे कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे हम पहले हम समझेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में से हम यहाँ पर कौन सा पढ़ेंगे, उसके आपस कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेजर्स। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस। क्या मेजर कर रहा है ये? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। किसके कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड के। और किसके कारण? ऑफ द चेंज इन इट्स प्राइस, या तो कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है उसके कारण, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की प्राइस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, या फिर एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, यहां पर कुछ बातें हमने दे रखी हैं। क्या मेजर कर रहा है? इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स बता रही है, कब? चेंज इन इट्स प्राइस, सबसे मेन फैक्टर जो प्राइस होती है कमोडिटी की, फर्स्ट वो। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्सिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो रिलेटेड गुड है उनकी प्राइस कैसे अफेक्ट कर रही है वो। एंड नेक्स्ट कंज्यूमर्स इनकम। तो तीन मेन डिटरमिनेंट्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स लाइक टेस्ट, प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी एक्सपेक्टेशन सब है, मगर इन सब में से जो मेन बेसिक तीन है, फर्स्ट है कमोडिटी की प्राइस, सेकंड है उसकी रिलेटेड गुड की प्राइस, और थर्ड है कंज्यूमर की इनकम। ये तीनों जो फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर कैसे कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, क्या रेस्पॉन्सेस मिलते हैं, वो जो फाइंड करते हैं, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो फाइंड कर रहे हैं, रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज आ रहा है उससे क्या डिमांड चेंज आ रहा है वो फाइंड कर रहे हैं, साथ में कंज्यूमर की इनकम की में जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट डिमांड में क्या पड़ रहा है वो हम मेजर कर रहे हैं। तो वो मेजरमेंट है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, इसको हम तीन पार्ट डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अब देखा तीन अहम फैक्टर काम कर रहे हैं। अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज का इफेक्ट अगर हम डिमांड पर फाइंड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
उस कमोडिटी की डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x, मतलब x की प्राइस में चेंज होने पर x की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो भी परसेंटेज चेंज आ रहा है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो जो भी रेशो अपने पास आएगा वो रेस्पॉन्सिवनेस, वो जो रेशो है, इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे फर्दर हम डिटेल में जानेंगे क्या है ये। तो अभी तक हमें देख रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है बताती है कि तीन फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जो भी फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो हमें फाइंड कर रहे हैं, वो रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये वापस फर्दर डिवाइडेड है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है प्राइस, प्राइस जब चेंज होती है तो अफेक्ट करती है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड को। तो अगर हम प्राइस में परसेंटेज चेंज ले रहे हैं और x की ही क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज ले रहे हैं, दोनों का रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा अपने पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, x की डिमांड में परसेंटेज चेंज हम ले रहे हैं, पर किसके कारण क्या फैक्टर बन रहा है? परसेंटेज चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम में परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है वो, और उसके कारण x क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया है, तब अगर हम ये दोनों मेजरमेंट लेते हैं फिर हम रेशो फाइंड करते हैं, वो कहलाता है यहां पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? ध्यान रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर प्राइस चेंज का इफेक्ट दे रहे हैं क्वांटिटी डिमांड पर, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम चेंज का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पर फाइंड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने देखा था क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या है कि हम एक कमोडिटी की प्राइस px का जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट हम फाइंड करते हैं dy पर, मतलब एक कमोडिटी की प्राइस का इफेक्ट दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर फाइंड करते हैं। मे बी वो सब्स्टिट्यूट गुड हो सकती है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकती है। तो यहां पर हम एक कमोडिटी की प्राइस का इफेक्ट दूसरी कमोडिटी डिमांड पर फाइंड करते हैं, तो यहां पे क्या रहेगा? इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ xy is equal percentage change in quantity demanded of y upon percentage change in price of x। मतलब x की प्राइस का चेंज, जो भी कितना परसेंटेज चेंज आया है वो हम डिवाइड कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? y की डिमांड में। तो x की तो प्राइस और y कमोडिटी की डिमांड में है, इसलिए आप इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे इसको? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगली बात समझ में, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, तीन फैक्टर यहां पर काम करते हैं। अगर प्राइस इफेक्ट का चेंज अगर हम डिमांड को फाइंड कर रहे हैं, इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम चेंज का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड में फाइंड कर रहे हैं, दोनों का रेशियो ले रहे हैं, इट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड नाउ लास्ट, अगर x की प्राइस और उसका इफेक्ट उसके रिलेटेड गुड y की डिमांड पर फाइंड कर रहे हैं, इट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अब अपने पर्टिकुलर यहां की बात करें तो हम क्लास 12 की बात करें, फर्दर आगे वाली क्लासेस में हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर हम पर्टिकुलर अभी की बात करें तो जनरली सभी 12th क्लास के बोर्ड में जो पूछा जाता है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में पूछा जाता है, और चैप्टर का नाम भी आप देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो डायरेक्टली हमें यहां स्टडी नहीं करना है, पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड किसका पार्ट है, इलास्टिसिटी डिमांड का, वो हमें पता होना जरूरी। तो हमने पहले भी यहां पर देखा कि इलास्टिसिटी डिमांड को तीन पार्ट डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी है, सेकंड इनकम, थर्ड क्रॉस है। तो अपने सिलेबस में या जनरली बहुत से बोर्ड में पूछा जाता है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने पर उस कमोडिटी की डिमांड, सॉरी ये तो क्रॉस है, कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने पर उसी कमोडिटी की डिमांड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं x, ठीक है, वो हम फाइंड करते हैं, इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो जैसा कि अभी हमने देखा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
elasticity demand. First, price elasticity demand. Second, income elasticity of demand. And third is cross elasticity of demand. अब हम बात करते हैं फर्स्ट की प्राइस elasticity of demand. इसी को हम यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न रहेगा. जनरली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मोस्टली बोर्ड में यही जो सिलेबस में आता है प्राइस elasticity demand. तो व्हाट इज प्राइस elasticity demand? शॉर्ट है कि हम देख चुके थोड़ी देर पहले. It is a measurement of percentage change in demand due to percentage change in on price of commodity. It is a measurement of percentage change in demand due to percentage change in on price of commodity. मतलब उस commodity की डिमांड में चेंज आ रहा है किसके कारण? उसी commodity की प्राइस में चेंज आ रहा है. जब कभी हम commodity की प्राइस में चेंज जो हो रहा है परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है वो, और साथ साथ उसके कारण डिमांड में जितना भी इफेक्ट आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है परसेंटेज, उन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं. इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस में हुआ है वो हम ले लें और उसको डिवाइड कर दें परसेंटेज चेंज इन डिमांड जितना उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मेजरमेंट मिलेगा वो मेजरमेंट होगा यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. पीएक्स एक्स क्वांटिटी की प्राइस का जो चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जो चेंज आ रहा है परसेंटेज, वो सभी चेंज, ये जो डेल्टा है इसको डेल्टा को बोलते हैं चेंज. ये किसको बताता है? चेंज को. ठीक है, ये चेंज का सिंबल है. तो इसको लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेल्टा जो है वो चेंज को बताता है. अब बात आती है, ये तो हमने देख लिया व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड करने के मेथड्स कौन कौन से हैं. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके मेथड्स की. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मेजरमेंट हमें करना है तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं. सबसे फर्स्ट मेथड है वो है प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड. यानी हम दोनों के परसेंटेज निकाल लें, ठीक है, प्रोपोर्शन निकाल लें और फिर रेशियो निकाल लें तो हो जाएगा परसेंटेज मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड स्पेशली इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको. यानी जब हमें डिमांड पर पर्टिकुलर से एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो हम ये मेथड यूज करते हैं. और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड व्हेन द चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. जब हमारे पास प्राइस चेंज हो रही है और उसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है वो अपने पास है, उस कंडीशन में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं. तो कंडीशनल है, अगर अपने पास प्राइस एंड डिमांड दोनों दे रखे हैं दोनों, तो ये वाला मेथड यूज करेंगे. अगर अपने पास डिमांड कर्व है तो ये मेथड यूज करेंगे ज्योमेट्रिक. और अपने पास प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर है, डिमांड नहीं दे रखी, टोटल एक्सपेंडिचर देखा है, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. अब ये तीनों मेथड क्या है? What is proportional or percentage method? What is geometric method और point velocity method? और what is total expenditure method? इन तीनों को हमें अब डिटेल में देखना है. इन तीनों से रिलेटेड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कैसे इसको करेंगे. तो सबसे फर्स्ट मेथड के बारे में समझते हैं, what is proportional method. क्लियर? तो यहाँ पर देखें फर्स्ट जो मेथड इसको फाइंड करेगा प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, इसको समझेंगे. प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला है वो देख चुके हैं अपन. परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. या फिर कैसे लिख सकते हो इसको, और माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज, या फिर क्यू लिखते हैं इसको, क्यू नहीं लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये इसको शॉर्ट में इसको शो करते हैं. क्लियर? तो अब बात करती है यहाँ पर माइनस का सिंबल क्यों डिनोट करते हैं, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो नॉर्मल टाइप की कमोडिटी होती है उसकी प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो जाहिर है यहाँ पर हम दोनों के बीच रिलेशन को फाइंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में माइनस का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पर मिलेगा. ठीक, अगर हम यहाँ पर माइनस डिनोट नहीं करते हैं तो जो भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. यानी हमें माइनस में आता है तो भी उसको माइनस में डिनोट नहीं करना है, प्लस में लिखकर उसको फाइंड करना है. तो हम समझते हैं ये क्या है, आपके लिए नया है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है. हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी की बात
कर रहे हैं, इसमें सबसे फर्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। अब अगर इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज फाइंड करना है अपन को, तो उस कंडीशन में चेंज फाइंड करना है तो चेंज इन डिमांड परसेंटेज निकालना है। तो इनिशियल डिमांड कितनी थी, उस इनिशियल डिमांड पर चेंज कितना आया वो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, ठीक। और चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस कितनी थी, जो प्राइस थी उस पर चेंज कितना है वो हमें फाइंड करना है। यहां पर परसेंटेज फाइंड करना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, उस क्वांटिटी पर चेंज कितना है वो मल्टीप्लाई 100। तो ये तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100, यानी इनिशियल प्राइस पर जो भी चेंज आया है प्राइस में उसको हम फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस फॉर्मूले को एलिब्रेट करते हैं तो ये होता है, तो इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं 100 से 100 गया, तो क्या रहा अपने पास इक्वल माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ये अपने पास फॉर्मूला रहा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, और अंदर इसको खोले क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी अपन इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इस प्रकार से हम उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने माइनस डेल्टा क्यू, अब इसको अपन उल्टा कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई, तो इसको छोड़ो, इससे ना ज्यादा आप डीप में मत जाओ। यानी कुल मिलाकर आप देखते हैं कि बहुत सी बुक में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कैसे हुआ वो हमने यहाँ पर देखा है कि जो फॉर्मूला अपने पास दे रखा है उस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, मतलब डिटेल में जाएंगे, तो चेंज हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इस प्रकार से निकल जाएगा किसका डिमांड का, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस में चेंज का, इसको अपने शॉर्ट में किया तो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, तो ये तो हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100, तो ये हो जाएगा अपने पास चेंज इन प्राइस। 100 से 100 से कट किया तो सॉल्यूशन क्या बचा अपने पास डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इस डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हैं अपन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। तो अब हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, जब कभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा ये वाला। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां पर डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल Q1 माइनस Q, और डेल्टा P, व्हाट इज डेल्टा P, कैसे फाइंड करेंगे P1 माइनस P, Q1 न्यू क्वांटिटी, P इनिशियल क्वांटिटी, पहले क्या क्वांटिटी थी P1 नई प्राइस, P इनिशियल प्राइस। तो अब ये कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर सपोज हम एक क्वांटिटी को लेते हैं जिसकी प्राइस इनिशियल कंडीशन, हम यहां प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेते हैं, यहां पर अपन ले ली प्राइस और यहां पर हम उसकी क्वांटिटी ले ली। When the price of commodity is rupees 10 per unit, the demand for that commodity is 50 units. ठीक, एक कंडीशन दी होगी। When price decreases to rupees 5, कितना 5,000 की, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़कर हो गई अपने पास 100। इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस डाउन हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी ये वाली जो बात है when price increases डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिक्रीजेस, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर आ रहा है। इनवर्स कैसे, जब प्राइस डिक्रीज हुई तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई। तो अपने पास दो अलग अलग प्राइस हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा है। एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछते, आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन देते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹10, जैसे कि टेक्सचुअल क्वेश्चन दे दिया, व्हेन सपोज there is a commodity which the price is ₹10 and the quantity demanded for that quantity is 50 units, and when price decreases to ₹5 then demand increases to 100 units। ये आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन को आपको ग्राफ में टेबल बनानी होगी। इनिशियल प्राइस क्या थी,
उस पर डिमांड कितनी थी। कोई घबराने वाली बात नहीं, इनिशियल प्राइस कितनी है उस पर डिमांड कितनी, सॉरी इनिशियल प्राइस पर डिमांड कितनी, फिर जो प्राइस में जो चेंज आया है उस प्राइस चेंज का फिर डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो तो अपने यहाँ पर लिखना है, नई प्राइस नई क्वांटिटी। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला आपको पता है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है मैंने बताया आपको, माइनस Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। अब बात आती है कि यहां पर Q क्या है और P क्या है, Q1 P1 क्या है और Q और P क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो भी नए आइटम होते हैं उसको Q1 और P1 से डिनोट करते हैं। मतलब इनिशियल प्राइस ये थी, न्यू प्राइस ये है, ये हो जाएगी P1। उस इनिशियल प्राइस पर क्वांटिटी कितनी थी Q, तो ये हो जाएगी आपके पास Q1। कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मैं बता देता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको एलिब्रेट करेंगे तो Q1 माइनस Q, P1 माइनस P। Q इनिशियल क्वांटिटी, Q1 न्यू क्वांटिटी, Q इनिशियल क्वांटिटी, Q1 न्यू क्वांटिटी, P इनिशियल प्राइस, P1 न्यू प्राइस। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि हमने इसमें यहां पर डिनोट कर दिया इनको। अब इन्हीं मेजरमेंट को यहां पर डालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम, माइनस Q1 माइनस Q मतलब 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 अपॉन 5 माइनस 10। जो डेटा अपने पास दे रखे हैं उसी को अपने को करना है मल्टीप्लाई, फिर P अपॉन Q, तो P अपॉन Q 10 अपॉन 50। जो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग चलना अपन को, 10 अपॉन 50। इसको अपन करते हैं आगे सॉल्व, इज इक्वल माइनस 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा 50, 5 माइनस 10 माइनस 5, ये गया 1/5। ठीक है, अब माइनस से माइनस गया, क्लियर। ये कितने टाइम गया 10 टाइम्स, यही है 10 टाइम्स है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा आपके पास आंसर 2। क्लियर। वापस बता देता हूं मैं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये जो दे रखा है वो हम यहां लिखेंगे, इक्वल माइनस 100 माइनस 50, 5 माइनस 10 माइनस 5, P अपॉन Q 10 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपके पास 1/5। क्लियर। तो ये हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स 2, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इलास्टिसिटी जो है 2। इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या आ रही है, मोर देन 1। आंसर क्या आ रहा है अपने पास, मोर देन 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन 1। ये अपने पास आंसर आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा है, अपने पास जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो 1 से ज्यादा आ रही है। मतलब क्या बता रहा है कि जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उससे ज्यादा चेंज यहाँ पर हमें डिमांड में देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी आ रही है मोर देन 1। मतलब वो क्या बता रही है कि जितना चेंज प्राइस में आया है उससे डबल चेंज डिमांड में है, ये बता रहा। यानी हम इसको देख के बता सकते हैं, यहाँ 1 से ज्यादा आंसर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे कहीं ज्यादा चेंज डिमांड देखने को मिल रहा है, डबल चेंज डिमांड में आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस 10 से 5 हो गई, मतलब 50% चेंज आया है ना। चेंज कितना आया 50% आया, और यहाँ 50 से 100 हो गई, मतलब यहाँ पर चेंज आया 100%। तो इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि डिमांड में चेंज आया 100%, प्राइस में चेंज आया 50%, इसको दोनों को कट किया, आंसर कितना आ रहा 2%। तो सॉरी 2% नहीं, 100/50 आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज यहाँ पर कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से इसके मेथड्स हो सकते हैं। और इलास्टिसिटी डिमांड के 3 मेथड्स हैं, 3 टाइप्स हैं।
फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। वापस प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके तीन मेथड हैं, देयर आर थ्री मेथड्स, वो हमने देखा था उसमें, प्रोपोर्शनल मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड लास्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज प्रोपोर्शनल ज्योमेट्रिक मेथड? फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले को हमने शॉर्ट में कैसे लाते हैं, फिर फॉर्मूले का इंप्लीकेशन कैसे करते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को टेक्सचुअल फॉर्म को हमें टेबल में ड्रॉ करना है, फिर उसको यहाँ पर उसको सॉल्व करना है और अच्छे से आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसका सेकंड मेथड क्या है, फिर उसका थर्ड मेथड, आगे जो भी इसके टॉपिक्स होंगे अपन पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी।